So good morning everyone. Good morning. So in our last lecture we completed with the RERA chapter, है ना? Last class में हम लोगों ने RERA chapter complete किया था. In this particular session we will be starting with the Benami Transactions Prohibitions Act 1988. ठीक है? अभी आप देखोगे, अगर सिलेबस चेक करते हो तो एंटी करप्शन लॉज, ठीक है, एंटी करप्शन लॉज वाले हेडिंग में अपन को दो एक्ट्स गिवन है. ठीक है, पहला हम लोग ऑलरेडी कर चुके, दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके. एंड इसमें एक और जो एक्ट है तुमको, वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले. नेम क्या? बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट. बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988. तो एक चीज ध्यान रखना, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर एक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटी करप्शन लॉज. एंटी करप्शन नाम से पता चलता है, these laws were being implemented these laws were being implemented in order to prevent corruption. ठीक है, these laws were being introduced in order to prevent corruption in India. और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? कन्वर्जन, टू प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, ऐसा कुछ पढ़े थे ना? The ultimate objective is to prevent the conversion of black money into white money. और प्रिवेंशन क्यों जरूरी है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. प्रिवेंशन क्यों जरूरी है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड आल्सो डिस्कस्ड वेरियस aspect related to मनी लॉन्ड्रिंग. अब तुम समझना एक बार, ये दोनों एक्ट जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाद में आया, 2002 में आया, एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988, somewhere both the acts are correlated. With each other. बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए दोनों को एक ही हेडिंग के अंदर डाला गया, इन द नेम ऑफ एंटी करप्शन लॉज. अब देखो, नाम से क्या मालूम चलता है? बेनामी ट्रांजैक्शंस. बेनामी ट्रांजैक्शन, ये वर्ड से क्या समझ में आता है अपन को? नो. बेनामी ट्रांजैक्शंस, एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विदाउट द नेम, ठीक है, विदाउट द नेम या विदाउट यूजिंग योर ओन नेम. क्या बोला मैं? एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विदाउट यूजिंग योर ओन नेम. अब वो ट्रांजैक्शन हो सकता है रिलेटेड टू दी परचेज ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड बेसिकली बेनामी ट्रांजैक्शंस में कोई भी एंटर करेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी. तो तुम ऐसा बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्ट which was introduced to curb or to prevent the money laundering process. It was also, या ऐसा बोल लो, it is also one of the act which was introduced with an intention to prevent money laundering. अब तुम समझना, ठीक है? मेरा नाम अविनाश शाह, ठीक है?
अभी बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट नॉलेज एकेडमी, ठीक है। अब मेरा जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम है अभी वो क्या है, नॉलेज एकेडमी से जो भी इनकम मुझे होने वाला है, दिस इज ओनली माय सोर्स ऑफ इनकम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई आल्सो यूज्ड टू टेक क्लासेस फॉर अदर इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली मेरा दो ही सोर्स ऑफ इनकम है, बेसिकली मेरा दो ही सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो नॉलेज एकेडमी से जो भी इनकम मुझे आता है, दूसरा जो इनकम मुझे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग क्लासेस एट सम अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है। ओके, अब ये जो इनकम का डिस्क्लोजर है ये मुझे कहां देना पड़ता है, वाइल फाइलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, वाइल फाइलिंग माय इनकम टैक्स रिटर्न। तो जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा ना, तो मैं अपने दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्क्लोज करूंगा कि नॉलेज एकेडमी से मुझे कितना इनकम हुआ किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, प्लस दूसरी जगह से मुझे कितना रेम्यूनरेशन मिला। बेसिकली मेरा दो ही सोर्स ऑफ इनकम है ना, पहला बिजनेस के थ्रू और दूसरा प्रोफेशनल इनकम है। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हूँ, फुल टाइम एम्प्लॉय होता तो सैलरी होता, ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हूँ तो प्रोफेशनल इनकम है। अब मेरे इनकम टैक्स रिटर्न जो मैंने लास्ट ईयर फाइल किया था उसमें मैंने अपना इनकम फाइल किया, जो मेरा नेट इनकम आ रहा था वो था ₹6 लाख पर एनम, दोनों सोर्सेज से, ठीक है, यहां से भी और यहां से भी। तो एज पर माई आईटी रिटर्न में कितना रुपए अर्न कर रहा हूं, महीने का 50,000 रुपए, और इन एवरेज महीने का मैं कितना रुपए अर्न कर रहा हूं, 50,000 रुपीज। लेकिन तुम समझना, लेकिन मैं जिस घर में रहता हूं ना उस घर का वैल्यूएशन है 4 करोड़ रुपए, ठीक है। मैं जो गाड़ी में घूमता हूं ना उसका वैल्यूएशन है 1.5 करोड़ रुपीस। तो मैं 4 करोड़ के घर में भी नहीं रहता, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। और आईटी रिटर्न मैंने 6 लाख का भी नहीं भरा है, ठीक है, इल्यूशनरी एग्जाम्पल है, ठीक है। आई ऑल्सो ओन अ बाइक जिसका वैल्यूएशन 30 लाख रुपीज है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है क्या? तो साला तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, किसी के भी दिमाग में इतना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है कि 50,000 रुपए कमाने वाला आदमी 4 करोड़ के घर में रह रहा है, 1.5 करोड़ की कार में घूम रहा है, 30 लाख की बाइक है इसके पास, और बैंक अकाउंट में एट एनी टाइम 5-10 लाख रुपए इसके रहता ही है। डाउट आता है ना दिमाग में? बात समझ में आ रहा है क्या? तो वन कैन कंक्लूड कि सर आपने जो इनकम डिस्क्लोज किया ना अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, आपने जो इनकम का डिस्क्लोजर दिया ना, आपके द्वारा दिया गया डिस्क्लोजर मैच नहीं करता है विद योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और विद योर स्टेटस। बात समझ में रहे? आपकी आदत, आप कमाते हजारों में हो और खर्चते लाखों में हो, हाउ इट कुड बी पॉसिबल, हाउ इट कुड बी पॉसिबल? तो कुछ गड़बड़ है जरूर। मैं क्या करता हूं, अपने इनकम का गलत डिस्क्लोजर देता हूं। अब मैं अगर अपने इनकम का गलत डिस्क्लोजर दे रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास क्या है, ब्लैक मनी। बस समझ में आ रहा है क्या? तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मुझे एकदम से ट्रेस कर सकते हैं, वो देखते हैं कि साला 6 लाख रुपए का रिटर्न है इसका और इसके बैंक अकाउंट में साल के 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के ट्रांजेक्शन हुए, हाउ इट कुड बी पॉसिबल, हाउ इट कुड बी पॉसिबल? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, मुझे बोलेगा कि भाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है आपके बैंक अकाउंट में, तो कारण बताओ कि 6 लाख रुपए का रिटर्न आपने क्यों फाइल किया, ठीक है। अब मुझे ये चीज पहले से मालूम है, मुझे ये बात पहले से मालूम है, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मुझे मालूम है कि अगर मैं 4 करोड़ के घर में रहूंगा, 1.5 करोड़ की कार मेंटेन करूंगा और आईटी रिटर्न मेरा 6 लाख का भरूंगा, तो आई कुड बी ट्रेस्ड, ठीक है, इन सम डे और अदर। तो मैं क्या करता हूं, मैंने प्लानिंग किया, मैंने क्या किया, प्लानिंग किया। मुझे अच्छे से मालूम था ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है, इनकम टैक्स तुम भी पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, मुझे मालूम है कि मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया सर? अभी मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत रिच है,
ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जो जिसका आईटी रिटर्न जाता है 10 करोड़ रुपए पर एनम का। बात समझ में आ रहा है क्या? एंड ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट, या बोलते ना कि बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा। तो मैंने उसके साथ बात किया, मैंने उसके साथ एक डील किया। मैं बोला कि देखो मेरे को 4 करोड़ का घर लेना है, जिसमें से 3 करोड़ 95 लाख रुपए मेरे पास ब्लैक मनी देना है। मेरे को क्या देना है? ब्लैक मनी देना है। 3 करोड़ 95 लाख का मेरे पास क्या है? ब्लैक मनी। घर का वैल्यूएशन कितना? 4 करोड़। और वह सेलर को मैं सेट कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ये घर मेरे नाम पे नहीं ले सकता। ये घर मैं मेरे नाम पे नहीं ले सकता। तो मैं चाहता हूं कि ये घर मैं तुम्हारे नाम पे लूं, ठीक है। एंड आफ्टर 2 to 3 years आप क्या करना, ये घर मुझे गिफ्ट कर देना, बिकॉज आई एम योर गुड फ्रेंड। पास में आ रहा है क्या? तो तुम समझो, पैसा मेरा लेकिन नाम किसी और का। अब एक बंदा जिसके आईटी रिटर्न 10 करोड़ रुपए का है, वो 4 करोड़ के घर में रह ही सकता है ना? बस में आ रहा है क्या? चलो घर तो हो गया मेरे पास। अब घर लेने के लिए मैंने क्या किया, पैसा मेरा था लेकिन नाम किसी और का है। इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने ब्लैक मनी को यूज कर लिया, अपने ब्लैक मनी को यूज कर लिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ जुगाड़ दैट वी इंडियन यूज टू मेक, दैट वी इंडियंस यूज टू मेक। बात समझ में आ रहा है क्या? मेरे को और भी कुछ प्रॉपर्टीज परचेज करने, मेरा इनकम बहुत है, ठीक है, मेरे को लैंड परचेज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने रिलेटिव्स के नाम पे लैंड परचेज किया, ठीक है, जिनका आईटी रिटर्न, जिनका सोर्स ऑफ इनकम वो एक्विजिशन ऑफ लैंड को सपोर्ट करता हो। बात समझ में आने क्या? अब मुझे कार परचेज करना है, तो कार परचेज करने के लिए भी मैंने एक दूसरे फ्रेंड को पकड़ा और उसके नाम पे कार परचेज किया। तुम समझो, ऑल्दो जो प्रॉपर्टी है या जो एसेट्स है वो किसी और के नाम पे, बट जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो कौन होने वाला है? आई एम गोइंग टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज फॉर द ट्रांजेक्शंस that I am undertaking, for the transactions that I am undertaking in the name of some other party or in the name of some other person. बात समझ में आ रही है क्या? एक दिन मेरे मन में आया कि मैं 20 किलो सोना परचेज कर लूं। क्या करूं? तो पैसा बहुत है ना, अभी तो बोला 20 किलो सोना परचेज करूं। अभी 20 किलो सोना अगर मैं मेरे नाम पे परचेज करूंगा तो फंस जाऊंगा, 6 लाख रुपए का रिटर्न है। तो मैंने क्या किया, मैंने 40 लोगों को पकड़ा, and on an average 500 grams सोना मैंने हर एक पर्सन के नाम पे परचेज किया। तो तुम समझो, यहां पे जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो कोई और है, एंड जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो कोई और। तो तुम्हें नहीं लगता इससे तो कोई भी आसानी से सर क्या कर सकता है, ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर सकता है इनटू व्हाइट मनी? इज इट क्लियर? तो भाई ऐसे ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए ही दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर वे बैक इन 1988। लेकिन होता है ना, इंडिया में एक्ट तो इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन अभी ये एक्ट 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसके बाद ये एक्ट ना डेड पड़ा हुआ था, डेड, ठीक है, जन्मे लेकिन कोई काम नहीं किया। इसके अंदर अमेंडमेंट आया 2011 में, एंड मेजर अमेंडमेंट लाया गया इन द ईयर 2016। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पैनल प्रोविजंस स्ट्रिक्ट किए गए थ्रू द अमेंडमेंट ब्रॉट इन, थ्रू द अमेंडमेंट्स ब्रॉट इन द ईयर 2016। तो एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बात करें ना, तो दिस एक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बात करें तो दिस एक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। As far as your executive level is concerned, only an overview of this act is given. बात समझ में आ रही क्या? एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको एक ओवरव्यू दिया गया है इस एक्ट का। तो अपन बोल सकते हैं ना दैट समवेयर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि दोनों को अल्टीमेट पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। बात समझ में आ रहा है क्या? या टू प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ,
to prevent the conversion of black money into white money. Is it clear everyone? Okay, तो आप लोग अपना बुक ओपन कर लेंगे, बल सीधा बैठो तुम, ठीक है? अभी मैं यूं करके पढ़ाऊं तो अभी पहला क्लास है तेरा मॉर्निंग में, तो भी मतलब ऐसे कर रही है तू। हाँ, कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। आगे सब पेज नंबर 295, देखो क्या लिखा है। द वर्ड बेनामी इज अ हिंदी वर्ड, बताओ कोई कहने वाली बात है? द वर्ड बेनामी इज अ हिंदी वर्ड विच मीन्स नेमलेस और एनोनिमस। Therefore, Benami transaction is a transaction where one person pays for the property, but the property is held by someone else. बात समझ में आ रही है क्या? ओके, तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होने वाला है प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, वो एसेट्स के रिस्पेक्ट में, अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज गोइंग टू बी सम अदर पर्सन और सम अदर पार्टी, एज सिंपल एज। ठीक है, आओ। The person who pays for the property is the real beneficiary or beneficial owner, but the property is held in the name of legal owner. In this manner, the person is able to utilize his black money and thus evading the payment of taxes, and he can also avoid payment to the creditors. अभी पेमेंट टू द क्रेडिटर्स कैसे अवॉइड कर सकता है कोई भी? पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो अवॉइड कर सकते हैं, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तुम समझो मेरे पास पैसा है क्रेडिटर्स को देने के लिए, लेकिन मैं दे नहीं रहा, मैं उससे प्रॉपर्टी बना रहा हूं किसी और के नाम पे, बस में आ रहा, लेकिन मेरा क्रेडिटर्स पैसा मांग मांग के थक गया, मैं बोलता हूं मेरे पास पैसा ही नहीं है, जबकि मेरे पास पैसा है। बात समझ में आ रहा है क्या? उस पैसे से मैं पटीज पे प्रॉपर्टीज परचेज करो, लेकिन क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करो। इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके। Transactions Prohibitions Act 1988, Primary Act was enacted in the year 1988, ये सब ने बता दिया। To prohibit all the Benami transactions, Benami Transactions Act 1988 has came into force on 1st of November 2000। अच्छा, ये बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of November 2016। अब तुम समझो इस अमेंडमेंट का जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है वो क्या है? कॉन्फिस्केशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या? कॉन्फिस्केशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी पाई गई तो दैट विल बी कॉन्फिस्केटेड। कोई है वहां पे? हाँ, अगर कोई भी बेनामी प्रॉपर्टीज पाई गई तो दैट विल बी liable to be confiscated. Is it clear everyone else? Okay, and चलो पहले तो तुम्हारा प्रॉपर्टी जब्त होगा, योर क्लास विल बी देयर इन हॉल ओनली, है ना? The amendment law empowers the specified authorities to attach and confiscate Benami properties. Further, the guilty person shall be punishable with rigorous imprisonment. Rigorous imprisonment का मतलब क्या है? जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा और चक्की भी पीसना पड़ेगा। ठीक है, राइगरस इंप्रिजनमेंट, काम करना पड़ेगा, फ्री फोकट में नहीं बैठने देंगे तुमको जेल में भी, फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year and it may extend to 7 years, and it shall also be liable to fine which may extend to 25% of the fair market value of the property. बस यही मेन प्रोविजन है। जो प्रॉपर्टी तुमने बनाया किसी और के नाम पे वो जब्त कर लिया जाएगा, तुमको जेल भी जाना पड़ सकता है और पैसा भी देना पड़ सकता है। पैसा भी कितना? 25% ऑफ द फेयर वैल्यू, मार्केटेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? समझ रही हो तुम? करोगे ऐसा? करोगे ऐसा?
नेक्स्ट, उसके पास बहुत पैसा है तभी ये इस एक्ट को बहुत ध्यान से सुन रही है, ये किसी भी एक्ट में इतना फोकस नहीं करती है, लूप होल ढूंढ रही है। वेरी गुड। आओ अब देखो, तुमको एक डायग्राम दिया है, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका जो गर्दन है हवा में लटक रहा है, पैसा मान के चलो कि अटैच्ड है वो, ठीक है, और व्हाइट कलर का गर्दन है इसलिए दिख नहीं रहा है व्हाइट पेपर पे। देखो लीगल ओनर और देखो लीगल ओनर बेनामीदार, लीगल ओनर को हम लोग बेनामीदार भी बोलेंगे। मतलब लीगल ओनर कौन? भाई जिसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया था, दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज बेनामीदार। मान लो राहुल के नाम पे परचेज किया तो राहुल वुड बी कॉल्ड एज बेनामीदार, आई विल बी कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर। सिंपल है ना। बेनामीदार बाइज दी प्रॉपर्टी, राहुल प्रॉपर्टी बाय करेगा, लेकिन राहुल को प्रॉपर्टी बाय करने के लिए पैसा मैं दूंगा, समझ रहे हो? राहुल विल बाय दी प्रॉपर्टी, लेकिन राहुल को प्रॉपर्टी बाय करने के लिए पैसा मैं दूंगा, और उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट होने वाला है वो किसको मिलेगा? मेरे को मिलेगा। बस समझ में नहीं का। मान लो मैंने एक बिल्डिंग परचेज किया, ठीक है, 2 करोड़ रुपए ब्लैक मनी लगा करके इन द नेम ऑफ राहुल, और राहुल को बोला कि सुन ये बिल्डिंग को रेंट पे चला, और जो भी रेंटल इनकम होता है ना उसका तो 2% रखना, बाकी 98% मेरे को ट्रांसफर करेगा। राहुल भी खुश और मैं डबल खुश। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट देखोगे यहाँ पे, इट डिफाइंस द बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड बेनामी प्रॉपर्टीज। वेरी गुड। It lays down the procedure to determine such transaction. This act lays down the procedure to determine the Benami transactions. It also lays down it also specifies the consequences of entering into Benami transactions. It also specifies penalties for entering into any Benami transactions and providing any kind of false documents or information. सिंपल है। फिर बोला इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट किया गया ना, दोज अथॉरिटीज विल बी हैविंग द सेम पावर एज सिविल कोर्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट के पास क्या क्या पावर है सब तुमको 50-60 हजार बार पढ़ चुके हो, है ना? हाँ बोलो तो। बट तुम बोला समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। पहला तो पॉइंट कंप्लीट करो ना, एग्जामिनेशन ऑन ओथ। सेकंड पॉइंट इंक्वायरी करना, बस आप नशे पते में आप बोलते रहो कुछ भी। सेकंड पॉइंट प्रॉपर आंसर देना है ना, क्योंकि 50 बार पढ़ चुके हैं ना। हो तो गया बेटा, फर्स्ट पॉइंट में हो तो गया देवी, एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। सेकंड पॉइंट बोला मैं, प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। और कोई बात नहीं, आज घर जाके वापस पढ़ना है ना, और फिर नेक्स्ट क्लास में भूल जाने का, ठीक है? 4 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है, तुम 4 याद रखना, 4 ही है तो ठीक है। I'm not going to repeat the same thing and again in every act. चलेगा? याद कर लोगे? मत करो। It states about constitution of appellate tribunal. ठीक है, इस एक्ट के अंदर एक appellate tribunal भी constitute किया गया है। आओ important definitions पे। Section 2 clause 8 definition of बेनामी property is given। देखो बेनामी property का definition क्या बोलते हैं? बेनामी property means any property which is the subject matter of a Benami transactions, and it also includes the proceeds from such property. Benami transaction करके जो भी property बनाया ना, all such property would be considered as Benami properties. बोलो तो एक बार, बेनामी ट्रांजेक्शन करके जो भी प्रॉपर्टी बनाया, all such properties would be considered as बेनामी properties। ठीक है? देन बेनामीदार, बेनामीदार मतलब वो फिक्टिशियस पर्सन जिसके नाम पे प्रॉपर्टी
परचेज किया गया है। अब तुम समझो यहाँ पे वर्ड यूज किया फिक्टिशियस पर्सन। अब एक चीज और यहाँ पे मालूम है, फिक्टिशियस पर्सन मे बी इन एग्जिस्टेंस और मे नॉट बी इन एग्जिस्टेंस। समझ रहे हो, मरे हुए लोगों के नाम पे भी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते थे लोग। मान लो कि कल को राहुल नहीं रहा, लेकिन राहुल के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, ठीक है, मेरे को मालूम था कि कब जाने वाला ये, तुम समझ रहे हो, आज को पहुंचाने वाला मैं ही था, मैं नहीं ICS तेरे को पहुंचाने वाला ऊपर। मेरे को मालूम है कि इसका अंत समय निकट है, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट वगैरह सब ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसका दम छूटा, मैंने क्या किया, इसका अंगूठे का साइन वो डॉक्यूमेंट पे लगवा दिया, प्रॉपर्टी के इसके नाम पे। और इसके साथ मैंने एक और डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा था, मालूम है तुमको, गिफ्ट। समझ रहे हो, ऐसे तो होता है ट्रांजेक्शन। मैंने मरे हुए आदमी के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज किया और उसी मरे हुए आदमी से प्रॉपर्टी गिफ्ट में ले लिया। देखो, बेनामीदार मींस अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन, मतलब जो बेनामीदार है ना, वो एग्जिस्टिंग पर्सन भी हो सकता है कि सच में वो हो, और वो कोई फिक्टिशियस पर्सन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? हो सकता है कि वो सच में ना हो। In whose name the Benami property is transferred or held, and it includes a person who lends his name. राहुल ने अलाउ किया कि सर जाओ मेरे नाम पे कितने प्रॉपर्टी परचेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। हाँ, इन सिंपल वर्ड्स पहले बोलते थे, बेनामीदार इज द पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू ओन द प्रॉपर्टी ऑन रिकॉर्ड्स, and therefore he is the legal owner of Benami property who purchases the property for the benefit of beneficial owner. क्या दिक्कत यहाँ पे? नो सर, बेनिफिशियल ओनर ये अपन को पहले से क्लियर है, इट मीन्स अ पर्सन वेदर हिज आइडेंटिटी इज नोन और नॉट, फॉर हुज बेनिफिट द बेनामी प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय अ बेनामीदार, ठीक है। तो राहुल यहाँ पे कौन हो गया? बेनामीदार। मैं कौन हो गया? बेनिफिशियल ओनर। सिंपल है। हाँ बोलना। बिल्कुल लाइबल होगा ना, गला तेरा भी घोटा जाएगा, ठीक है, मेरा तो घोटा जाएगा ही, तेरा भी गला घोटा जाएगा, ठीक है, इतना आसान थोड़ी ना है। देखो अभी, अब बेनिफिशियल ट्रांजैक्शंस का डेफिनेशन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 9। पढ़ लें, देखो क्या लिखा है। बेनामी ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन or an arrangement, any transaction or an arrangement where a property is transferred to or is held by one person and the consideration for such property has been provided or paid by another person. Although Rahul is holding the property, although Rahul is purchasing the property, लेकिन राहुल को प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए पैसा कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन को अपन क्या मान लेंगे? बेनामी ट्रांजैक्शन। सिंपल है ना, वेरी गुड। एंड द प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्ड फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु हैज एक्चुअली पेड फॉर इट। मैंने पैसा दिया था एंड मेरे बिहाफ पे राहुल इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी, या मेरे बेनिफिट के लिए राहुल इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी। अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी व्हिच इज मेड इन फिक्टिशियस नेम, ठीक है, ऐसे पर्सन के नाम पे मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया जो रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैंने सुपरमैन के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज किया, स्पाइडरमैन के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज किया, ठीक है, या क्रिश के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, ठीक है, सारे ट्रांजैक्शंस क्या हो जाएंगे? बोलो, बेनामी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। खाना खा के आई हो तुम? नेक्स्ट, a transaction or arrangement related to a property where the owner is not aware of or denies knowledge of such ownership, मतलब राहुल को मालूम ही नहीं है कि उसके नाम पे मैंने 2 प्रॉपर्टीज परचेज कर ली। समझ रहे हो, राहुल ने जब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आया था ना, तो मैंने राहुल के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखवा लिए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इम्प्रेशन, साइन तो करना आता नहीं है, ठीक है, थंब इम्प्रेशन, फोटो,
ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सनल डिटेल बिलोंगिंग टू राहुल वो मैंने रख लिया। और क्या किया, प्रॉपर मालूम नहीं है, क्या कह रहे, ऐप पे भी डिटेल्स पूछे थे, नहीं पूछे, नहीं पूछे, पूछे, ऐप पे तो दो ही चीज तो मांगे, मेल आईडी और फोन नंबर। ऐप कहाँ है, पैन कार्ड आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड। एप्लीकेशन पे पैन कार्ड, पैन नंबर मांगे ना उसके अंदर, मुझे भी नहीं पता ये चीज तो यार, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, कसम खाओ। नेक्स्ट, it will also include a transaction or arrangement related to a property where the person who has paid the consideration is not traceable. समझ रहे हो, मैंने पैसा दिया, मैं ट्रेस नहीं किया जा पा रहा हूँ। तुम समझो ऐसा होता है ना, प्रॉपर्टी परचेज किया, ब्लैक मनी यूज करके अथॉरिटी ने पकड़ लिया, तो वेदर आई विल डिस्क्लोज माय नेम, नो, क्योंकि मुझे मालूम है ना पेनल्टी पड़ा है ना अभी। वेदर आई विल डिस्क्लोज माय नेम, नो, मुझे नहीं पता किसने खरीदा, मुझसे पूछा जाएगा, मुझे नहीं पता किसने खरीदा। समझ रहे हो, क्योंकि प्रॉपर्टी जो जानी थी वो तो गई, जो कॉन्फिस्केशन होना था वो तो कॉन्फिस्केट हो गया, अभी जेल में कौन जाए। तो वेदर आई विल डिस्क्लोज द सेम, नो, अगर मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं तो भी वो ट्रांजेक्शन्स क्या है। तो यहाँ पे एनोनिमस ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है, बात समझ में आ रहा है क्या, जो बेनिफिशियल ओनर है वो ट्रेसेबल ही नहीं है, जो बेनिफिशियल ओनर है वो ट्रेसेबल नहीं है, तो ट्रांजेक्शन इंटर्ड इनटू द नेम ऑफ एन एनोनिमस ओनर, ट्रांजेक्शन इंटर्ड इनटू इन द नेम ऑफ एन एनोनिमस ओनर, सिंपल है। चलो, तो ये तो था इंक्लूजन्स, अभी एक्सक्लूजन्स देखो, एक्सक्लूजन्स देखो अभी। Benami transactions does not include the transaction where the property is held by a karta or a member of Hindu undivided family for his benefit or benefit of other members in the family, and the consideration for such property has been provided or paid out of the known sources of Hindu undivided family. Simple है, karta is holding the property for the benefit of the members of HUF would not be considered as Benami transaction. सिंपल है ना, क्योंकि सोर्स मालूम है कहां से आया पैसा। देखो केस में सोर्स मालूम नहीं है ना, वो बेनामी ट्रांजैक्शन है, बात समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट, a person who is standing in a fiduciary capacity for the benefit of another person, including capacity of a trustee, executor, partner, director of a company, depository participant, etc. Okay, simple, simple है, if I am holding the property in trust on behalf of some other person, ठीक है, so that would not be considered as Benami transaction. Any person being an individual in the name of his spouse or in the name of any child of such individual, and the consideration for such property has been provided or paid out of the known sources of the individual. राहुल के दादाजी ने राहुल के नाम पे 5 करोड़ का लैंड ट्रांसफर किया, लेकिन राहुल तो अभी माइनर है ना, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे कौन, राहुल के डैडी। जब तक राहुल की शादी नहीं हो जाती तब तक वो लैंड राहुल को ट्रांसफर नहीं होगी। शादी का ही कंडीशन है, मेजर माइनर से कुछ भी लेना देना नहीं है, कंडीशन क्या है, शादी, वो भी अच्छी लड़की से, राहुल के पापा की नजरों में, तुम समझ रही हो ना। तो सोर्स क्लियर है यहाँ पे सोर्स डिफाइंड है, इट कैन नेवर बी कंसीडर्ड एज बेनामी ट्रांजैक्शन। any person holding the property in the name of his brother or sister or lineal ascendant or descendant, where the name of the brother or sister or linear ascendant or descendant and the individual appear as joint owners in any document, and the consideration for such property has been provided or paid out of the known sources of the individual. कोई सिंपल है यहाँ पे, कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है जॉइंटली,
along with his brother or sister, और वो प्रॉपर्टी को जो परचेज करने के लिए जो पैसा है ना वो सोर्स क्लियरली आइडेंटिफिएबल है, तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बिना। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो कोई भी, वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जो पैसे का सोर्स है अगर वो क्लियरली आइडेंटिफिएबल है, ठीक है, दैट विल नेवर बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजैक्शन। लेकिन जो तुम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो और प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जो पैसा तुम दिए हो उसका सोर्स तुम नहीं बता पा रहे हो, पैसे का सोर्स तुम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। सिंपल है, सिंपल है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, देखो क्या बोला, अ पर्सन शैल नॉट एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन। If a person enters into a Benami transaction, he shall be punishable as follows. पहले तो तुम लोग को मना किया, देखो सुन लो कान खोल के, कोई भी पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करेगा, और अगर फिर भी किया तो if the Benami transaction is entered before the date of commencement of Benami Transaction Amendment Act 2016, तो इम्प्रिजनमेंट है कितना, अप टू 3 years का। तो देखो पहले जो पेनल प्रोविजन था ना वो इतना सवेयर नहीं था, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट आने के बाद देखो अप टू 3 years है ना, अमेंडमेंट आने के बाद अप टू 7 years है, और फाइन भी है कितना, 25% ऑफ द मार्केट वैल्यू। इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशन। सेक्शन 3 कंप्लीट है, तो सेक्शन 3 में क्या बात कर रहे भाई, पेनल प्रोविजंस के। सेक्शन 3 में क्या बात कर रहे हैं, पेनल प्रोविजंस के। इज इट क्लियर? चलो कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4, प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सेक्शन नंबर 4। तुम समझना, मेरा पैसा था और मैंने राहुल के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज किया, मेरा पैसा था और मैंने राहुल के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज किया, तो जो प्रॉपर्टी मैंने राहुल के नाम पे परचेज किया ना, वो प्रॉपर्टी मैं राहुल से रिकवर नहीं कर पाऊंगा। इज इट क्लियर? जो प्रॉपर्टी मैंने राहुल के नाम पे परचेज किया वो प्रॉपर्टी मैं राहुल से रिकवर नहीं कर पाऊंगा, ये बोलता है सेक्शन 4। देखो, द रियल ओनर ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी हैज नो राइट टू फाइल अ सूट, क्लेम और एक्शन टू एनफोर्स एनी राइट अगेंस्ट द लीगल ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। इन सिंपल वर्ड, सरल शब्दों में कहें, द रियल ओनर कैन नॉट फाइल अ सूट और एनफोर्स क्लेम और रिकवर द बेनामी प्रॉपर्टी फ्रॉम द लीगल ओनर। सिंपल है, क्या कह रहे? देख, एक ही चीज हो सकता है, गिफ्ट, ठीक है, बाकी तो कल को अगर तुम बदल गए, तुम पलट गए, मैं तुम्हारा लीगली कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कह रहे हो? ऐसा मैं करूंगा, मेरे पास उतना पैसा तो आना चाहिए, ठीक है, आएगा तो मैं नहीं करूंगा। देखो अभी, प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी विल बी लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, सेक्शन 5, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्फिस्केट एनी बेनामी प्रॉपर्टी। सिंपल है। नेक्स्ट सेक्शन 6 पे आ जाओगे, प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। देखो भी, अ बेनामीदार shall not retransfer the Benami property held by him to the beneficial owner or any other person acting on behalf of the beneficial owner. If the property is retransferred in contravention of the above, such transfer will be deemed to be null and void. लेकिन देखो तुम समझो, सेक्शन 6 तब एप्लीकेबल होगा ना जब अथॉरिटी ये आइडेंटिफाई कर पाएगी कि राहुल is the legal owner and Avinash sir is the
बेनिफिशियल ओनर। ये तो तब अप्लाई हो सकता है जब अथॉरिटी इज एबल टू आइडेंटिफाई द सेम। अगर अथॉरिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हो सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तो ये हो गया सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 किस में डील करता था बोलो तो? पैनल प्रोविजन। सेक्शन नंबर 4 प्रोहिबिशन टू फाइल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 5 confiscation of benami property. Section number 6 prohibition on the retransfer of property. Prohibition on the retransfer of property by the बेनामीदार। ठीक है, पढ़े चले आगे। नेक्स्ट देखो, प्रोसीडिंग अगेंस्ट द बेनामी प्रॉपर्टी। इफ द इनिशिएटिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल या ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजीशन हैज रीजन टू बिलीव that any person is a benamidar in respect of a property, then he may, after recording the reasons in writing, can issue a show cause notice, and a copy of notice may also be served to the beneficial owner. बोला इस एक्ट के अंदर अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम कि एक पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है एज अ बेनामीदार फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अदर पर्सन, तो दोनों को नोटिस इशू किया जा सकता है। If the initiating officer is of the opinion that the benamidar may separate such property during the period specified in the notice, he may, with the previous approval of the approving authority, get an order passed in writing to attach the property provisionally. तुम समझो, अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगता है कि जैसे मैंने इसको नोटिस दिया ना वैसे ही क्या करेगा, प्रॉपर्टी ठिकाने लगा देगा, तो यहाँ पे इनिशिएटिंग ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। अटैच कर सकता है मतलब अपने ले सकता है। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैसे लेगा सर पोजीशन में, उसका ओनरशिप पेपर अपने पास रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अटैचमेंट मींस प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। सिंपल है। देन इनिशिएटिंग ऑफिसर आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज एंड कॉलिंग फॉर रिपोर्ट्स एंड और एविडेंसेस within a period of 90 days from the date of issue of notice may pass the following order. पहले इनिशिएटिंग ऑफिसर को लगा कि एक पर्सन जो है प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है एज अ बेनामीदार फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अदर पर्सन, दोनों को नोटिस दिया। अगर लगता है उसको कि जैसे मैं नोटिस दूंगा ये लोग प्रॉपर्टी ठिकाने लगा देंगे तो प्रोविजनली अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद initiating officer may, after making inquiry and calling for reports or evidences within a period of 90 days from the date of issue of notice, can pass any of the following order. They can continue with the attachment if the property is provisionally attached, but if the property is not provisionally attached or investigation करने के बाद if they forms an opinion that the property is held under a benami transaction, तो फिर attachment कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मालूम चलता है कि नहीं नहीं इनिशिएटिंग ऑफिसर का जो सोचना था वो गलत सोचना था, लेकिन रिलीज दी प्रॉपर्टी। सिंपल है। नेक्स्ट, in case the initiating officer passes an order for provisionally attaching the property, he shall within 15 days from the date of attachment draw up a statement of the case and refer it to the adjudicating authority. ठीक है, सिंपल है। Then the adjudicating officer within a period of 30 days from the date of order on which a reference has been made or a reference has been received issue notice to the parties. कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आया इनिशिएटिंग ऑफिसर, उसने इंक्वायरी किया, उसने अपने फाइंडिंग्स रिपोर्ट किए किसको? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। ठीक है, जिस दिन रिपोर्टिंग किया गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वहां से 30 दिन के अंदर नोटिस इशू करेगा दोनों पार्टीज को, बेनामीदार को भी और बेनिफिशियल ओनर को भी। सिंपल है। स्पेशल नोट पढ़ लेना इसको। The adjudicating officer will pass the order on the basis of reply, documents and other evidences received from बेनामीदार and legal owner। क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है?
मैनर ऑफ सर्विंग द नोटिस एक बार देख लो। इनिशिएटिंग ऑफिसर ये अपन ने पढ़ लिया, मैनर ऑफ सर्विंग द नोटिस अपन ने पढ़ लिया। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैन पास द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई डॉक्यूमेंट्स और अदर एविडेंसेस रिसीव फ्रॉम बोथ दी पार्टीज। और यहाँ पे रिपोर्ट क्या हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी रिलीज कर दिया, ऑर्डर का पार्ट क्या हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी रिलीज कर दिया या प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट किया, प्लस दोनों पार्टीज के ऊपर क्या चलाया, पेनल प्रोविजन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। सिंपल है। मोड ऑफ सर्विंग द नोटिस ये सब पढ़ लोगे है ना। नेक्स्ट, कॉन्फिस्केशन or possession of property. The adjudicating authority can make an order for confiscation of property which are held as a benami property after giving a reasonable opportunity of being heard to the parties concerned. कोई दिक्कत? Okay. लेकिन तुम समझना, adjudicating authority ने जो order पास किया ना for the confiscation of property on the basis of his findings या on the basis of the reply documents or evidences received from benamidar and beneficial owner, he can pass the order for confiscation of property and ऑर्डर पास करने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो पार्टीज है वो अपील फाइल कर सकती है बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल constituted under this act. Simple है। Next, where an order of confiscation has been made, all the rights and title in respect of such property will be vested absolutely in the favor of central government and that will be free from all the encumbrances and no compensation shall be payable in respect of such compensation. मतलब समझ रहे हो, जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है, ठीक है, बाय एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बाय एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो भी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया गया है उस प्रॉपर्टी पे अगर ऑलरेडी एनकम्बरेंसेस क्रिएटेड है, चार्जेस क्रिएटेड है इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन, तो दैट अदर पर्सन और दैट थर्ड पार्टी इज आल्सो गोइंग टू लूज देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी and in respect of such property 100% of the rights will be transferred or will be vested in the favor of central government. Simple है। Next, the possession of the confiscated property shall be given to the administrator who are appointed by the central government by a notification in the official gazette. The administrator shall by making a notice in writing can order within 7 days of the date of service of notice any person who may be in possession of the benami property to surrender or deliver the property to the administrator or any other person who is duly authorized by such administrator. तुम समझो, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई, किसके फेवर में ट्रांसफर हो गई, इंटरेस्ट किसके फेवर में ट्रांसफर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया, ठीक है। जिस दिन कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास हुआ फिर यस वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या करेगा, 7 दिन के अंदर नोटिस देगा कि जिसके भी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाए, किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना डेलीगेटरी अथॉरिटी अपॉइंट किया ना एडमिनिस्ट्रेटर को, बात समझ में आ रहा है क्या? ओके। प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो, किसके पास, एपेलेट अथॉरिटी के पास। तुम समझो सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे, पूरे प्रोसीजर में सबसे पहले कौन आया था, इनिशिएटिंग ऑफिसर। फिर कौन आया, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बात तुम्हें समझ नहीं आई तो बोलो, एपेलेट ट्रिब्यूनल as constituted by the central government under this act. एपेलेट ट्रिब्यूनल की कही गई बात भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, विद इन
60 डेज। अच्छा, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए कितना टाइम है? 30 डेज। ठीक है, ओके। अदर पेनल्टीज, तो यहाँ पे पेनल्टी फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, पेनल्टी फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन is to be charged with rigorous imprisonment of 6 months and which can extend up to 5 years and with a fine which may extend to 10% of the fair market value of the बेनामी प्रॉपर्टी। अब तुम समझो, ये जो पेनल्टी है ना, ये है अपार्ट फ्रॉम द पेनल्टी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 3। इज इट क्लियर? तो इसी के साथ ये एक्ट अपना हो जाता है कंप्लीट। जो भी स्टूडेंट वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ये क्लास कर रहे, आपको सिर्फ मॉड्यूल रेफर करना है। मॉड्यूल मतलब जो भी नोट्स आपको यहाँ से दिए गए। इज इट क्लियर? तो अगर आप स्पाइरल रेफर करते हो तो आप इस लेक्चर को लिंक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।